ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग अगेन। हम लोग मिले हैं कंपटीशन लॉ के केस लॉस के लिए। मई 2022 सिग्निफिकेंट केस लॉस आईसीएआई के जितने भी केस लॉस दिए हुए हैं हम लोग वो करने के लिए मिले हैं। मेरा नाम है सीएस राहुल टकवानी एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल लॉ एंड 6D। सो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। जल्दी से मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारी बैचेस हो गई हैं शुरू नवंबर 2022 मई 2023 की। आप चाहें तो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्लस में मेरी रेगुलर लाइव बैच मिल रही है, रेगुलर लाइव लॉ के साथ साथ ऑडिट, एसएफएम, साथ ही साथ एफआर, ये तीनों सब्जेक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। सो जब भी आप प्लस बैच ज्वाइन करते हैं, यूज माय कोड राहुल108। राहुल108 इज माय कोड एंड आप चाहें तो मेरा कोड स्पेशल क्लास, कोई भी किसी की भी स्पेशल क्लास हो रही है, आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड राहुल108। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज आने वाली है, वो है 20% आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। सो जो भी सब्सक्रिप्शन अभी चल रहे हैं, एक तो दो चीजें होने वाली है। 20th मई से प्राइस हाइक हो रहा है, सीए फाइनल का सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत इंक्रीज होने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करने ही वाले हो, नवंबर 2022 या मई 2023 में आपका एग्जाम है, तो 20% इस पे ऑफ मिल रहा है। इसके साथ ही साथ लॉ और 6D में मेरी तरफ से आपको बहुत सारी फ्रीबीज, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं राहुल108, जब भी आप मेरा कोड यूज करेंगे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होगी, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मेरी बैच शुरू हो गई, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। टेलीग्राम चैनल में मैंने आपके लिए ऑलरेडी समराइज्ड नोट्स डाल के रख लिए हैं। कंपटीशन लॉ के जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 10 केस लॉज हैं, पूरे के पूरे हम लोग देख रहे हैं। आ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपटीशन लॉ में आईसीएआई 2022 में का जो अटेम्प्ट है उसके लिए सिग्निफिकेंट केस लॉस दिए हुए हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला केस है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इस पर काफी सारे सवाल उठे। एक सवाल ये उठा कि क्या सीसीआई जो है, क्या वो सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस करने वाली एक अथॉरिटी है। तो एक जो सवाल उठा वो ये उठा कि क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन लॉ में जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, हम सबको पता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए नोडल बॉडी, इट्स अ रेगुलेटर फॉर कंपटीशन पॉलिसी, कंपटीशन एस्पेक्ट्स इन इंडिया। तो एक सवाल उठा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सिर्फ एक ट्राइब्यूनल है जो जुडिशियल फंक्शंस करती है, या कुछ और भी बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं क्लास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक ट्राइब्यूनल या सिर्फ एक ट्राइब्यूनल जो जुडिशियल फंक्शंस देखती है वो नहीं है। साथ ही साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे काम हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एडजुडिकेटिंग बॉडी है। कंपटीशन लॉ से जुड़े मामले, कंपटीशन से रिलेटेड मैटर्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही नोडल बॉडी है, वो ही रेगुलेटर भी है। तो एडजुडिकेटिंग का भी काम है। पूरे हिंदुस्तान में कंपटीशन पॉलिसी से रिलेटेड मामले में एडजुडिकेशन के साथ साथ रेगुलेटर भी है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ ऑफ मार्केट में रेगुलेटर है। बिल्कुल उसी तरह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी एक रेगुलेटर भी है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है। इन्वेस्टिगेशन पावर्स भी सीसीआई के पास है और साथ ही साथ एक्सपर्ट भी है जो हिंदुस्तान में कंपटीशन एडवोकेसी को लेकर भी, कंपटीशन को प्रमोट भी हिंदुस्तान में करती है। कंपटीशन को इंकरेज करना भी सीसीआई की जिम्मेदारी है। तो सीसीआई मात्र एक जुडिशियल फंक्शन करने वाली सिर्फ एक ट्राइब्यूनल नहीं है, उससे काफी कई ज्यादा चीजें हैं। अब महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है ये एक लेजेंडरी केस से रिलेटेड मामला है। बेसिकली 14 कार कंपनियों को हिंदुस्तान में 2,500 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगी थी, उसी से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो लेकिन इस केस में क्या क्या निकला था मैं आपको बता देता हूं। इस केस में एक और क्वेश्चन उठा। सेकंड क्वेश्चन जो उठा वो था कि क्या कंपोजिशन ऑफ सीसीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द आंसर वाज बिल्कुल भी नहीं। कंपोजिशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई की जो कंपोजिशन है वो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उन ट्राइब्यूनल्स में जो एपिलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, फाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ अमेंडमेंट की वजह से सभी एपिलेट ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इसीलिए एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है उसकी कंपोजिशन में प्रॉब्लम है, ऐसा माना गया। हालांकि सीसीआई की जो कंपोजिशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एपिलेट ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी कंपोजिशन में दिक्कत है। बेसिकली रूल यही आया है। मैंने पिछले भी रेरा के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है उसमें मेजॉरिटी मेंबर जो होने चाहिए वो जुडिशरी से होने चाहिए। यही बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा इसी केस में, वो ये था कि अब कंपटीशन कमीशन में क्या होता है। मान लीजिए एक केस आया, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन है, कुछ मेंबर्स हैं। तो
हमेशा ये चेयरमैन और मेंबर्स के पास एक चॉइस होती है कि कौन से केस में कौन मेंबर सुनने वाला है, एडजुडिकेशन कौन करेगा। हो सकता है मान लीजिए एक रिलायंस और जियो का केस आया, अब उसमें हो सकता है कि एक चेयरमैन एक मेंबर केस सुन रहा हो सकता है कोई दूसरा केस आया तो उसमें तीनों मेंबर्स एक चेयरमैन सभी के सभी सुन रहे हो। तो ये जो रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस है, इसका मतलब होता है कि एज ऑन केस बेसिस कमीशन कैन डिसाइड कि कितने मेंबर्स सुन रहे होंगे केस को, कितने मेंबर्स डिसीजन देने वाले होंगे। तो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल वैलिड है। इसका यही मतलब होता है कि जैसे कोई केस आता है तो जरूरी नहीं है कि हर सारे के सारे सीसीआई के मेंबर्स और चेयरमैन हर केस को एडजुडिकेट करे, हर मामले में सारे के सारे मेंबर्स और चेयरमैन देखें। तो डिपेंड करता है, हो सकता है कोई केस में कोई 2 मेंबर्स और चेयरमैन केस देख ले, या सिर्फ एक मेंबर ही कोई पर्टिकुलर मामले में एडजुडिकेशन कर ले, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सीसीआई के जो मेंबर्स ने मैटर को सुना होगा उन्हीं का जजमेंट कॉपी में सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे सामने रिलायंस जियो का एक मामला आया, मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूं, मैंने रिलायंस जियो के मामले में पूरी हियरिंग सुनी, पूरा का पूरा केस मैंने सुना, तो जब फाइनल जजमेंट आएगा उस ऑर्डर की कॉपी में किसकी साइन होनी चाहिए? सिर्फ मेरी साइन होनी चाहिए, क्योंकि किसने सुना है? मैंने सुना है ना। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोज हु हियर दे मस्ट डिसाइड, जो सीसीआई के मेंबर्स केस को सुनेंगे उन्हीं का डिसीजन चलेगा। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत है, उसके वजह से ये आप लोग देख रहे हैं। एक केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक मैटर हुआ था, सीमेंट कंपनीज का एक केस हुआ था। उस सीमेंट कंपनी के केस में क्या हुआ था, जो सभी लोग सारे के सारे मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ सीसीआई सभी के सभी लोगों ने जजमेंट ऑर्डर पे साइन किया था। हालांकि जब हियरिंग चल रही थी तो जो सीसीआई के चेयरमैन थे हर हियरिंग में वो प्रेजेंट नहीं थे, तो क्योंकि वो हर हियरिंग में प्रेजेंट नहीं थे उन्हें जजमेंट कॉपी में साइन नहीं करना चाहिए था। अब जजमेंट कॉपी में वो साइन कर लिए लेकिन हियरिंग्स के वक्त वो प्रेजेंट नहीं थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बोलते हैं कि पार्टीज मस्ट बी हर्ड। तो जो पार्टीज जब अपनी बातें अपनी दलीलें सामने रख रही थी उस वक्त अगर सीसीआई का कोई चेयरपर्सन या मेंबर प्रेजेंट नहीं था तो उसको सिग्नेचर भी नहीं करनी चाहिए थी। इस मामले में पूरा का पूरा ऑर्डर रद्द कर दिया गया था। तो याद रखें, प्लीज मेरी बात को सुने, रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस है, इसका मतलब होता है कि जो मेंबर या चेयरपर्सन सुनना चाहे मैटर को वो सुन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द हियरिंग ऑफ द केस ओनली दे मस्ट साइन, ओनली दे मस्ट गिव द ऑर्डर, दे मस्ट पास द ऑर्डर। ठीक है, अब इसी मामले में एक और क्वेश्चन जो इस केस में अराइज हुआ वो ये था कि अब जैसे हुआ क्या था, ये जो मामला है ना कार कंपनी वाला, इसमें क्या हुआ, एक शमशेर कटारिया नाम का आदमी था जो दिल्ली में रहता था, उसको कंप्लेन सिर्फ होंडा के खिलाफ थी। उसने कंप्लेन होंडा कार के खिलाफ की थी, होंडा स्टील प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, सिर्फ उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी। सीसीआई में सिर्फ इंफॉर्मेशन होंडा के खिलाफ आई थी। अब जब सीसीआई के सामने कार कंपनियों का मामला आया, सीसीआई को समझ में आ गया कि भैया ये तो हिंदुस्तान की मेजर कार कंपनियां करती है, तो सीसीआई के पास इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई थी, लेकिन सीसीआई क्या की 14 कार कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर दी, 14 कार कंपनियों के खिलाफ मामला चला दी। तो महिंद्रा वाले बोले कि भाई कंप्लेन अगर होंडा का है तो आप महिंद्रा के ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? तो इस बात पर सवाल उठा कि क्या सीसीआई खुद से सुओ मोटो दूसरे कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती क्या? तो जवाब आया बिल्कुल भी नहीं, सीसीआई के पास ये पावर्स है। मतलब जवाब ये आया कि सीसीआई बिल्कुल कर सकती है, सीसीआई को जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है कर सकती है। इज इट इलीगल टू एक्सपैंड सीसीआई स्कोप ऑफ इंक्वायरी? बिल्कुल भी नहीं। सीसीआई को अगर लगता है कि कुछ कंपनियां जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सीसीआई इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो भी कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस कार कंपनी केस में क्या हुआ था, एक ही कार कंपनी के खिलाफ केस आया था, सीसीआई 14 कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इज इट परमिसिबल? यस। वैलिड? परमिसिबल? यस। लीगल? यस। चलिए, सेकंड केस जो है वो सीसीआई वर्सेस फास्ट वे ट्रांसमिशन का केस है। अब इसमें क्या हुआ, अब आपको सबको पता है सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की। हिंदुस्तान में जो कंपनी डोमिनेंट है वो अपने दबदबे का गैरवाजिब फायदा नहीं उठा सकती, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं कर सकती। अब जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं, सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज। जब हम सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 सी क्लॉज सी पढ़ते हैं, क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन any practice or practice which results in denial of market access in any manner, तो उसे अब्यूज माना गया है। मतलब अगर कोई डोमिनेंट एंटिटी है, उसकी इस प्रकार की प्रैक्टिस है जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री नहीं मिल रही है, लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रहे, मार्केट में एक्सेस हम उनको डिनाई कर दे रहे हैं, जहां बीसीसीआई को पेनल्टी भी लगा है,
तो इसमें सवाल उठा कि भाई सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि अगर जो क्लॉज सी वाला पॉइंट है 4(2)C में जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। अब डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस का मतलब होता है भाई, अगर मैं डोमिनेंट हूं और मेरी इस प्रकार की प्रैक्टिस है कि मेरी वजह से दूसरा हिंदुस्तान में कोई प्लेयर मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आकर धंधा नहीं कर पा रहा है, उसको मार्केट में एक्सेस ही मैं डिनाई कर दे रहा हूं, तो सिंपल प्रावधान है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बोलता है डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना अलाउड नहीं है। सबसेक्शन 2 में लिखा है भाई तुम्हारी वजह से अगर किसी को मार्केट एक्सेस डिनाई हो रही है तो उसको अब्यूज माना जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर मामले में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में ये क्वेश्चन उठा कि भाई अगर मेरी प्रैक्टिस से सिर्फ मेरे कॉम्पिटिटर को मार्केट एक्सेस डिनाई हो रहा है तो ही अब्यूज मानेंगे क्या? आंसर है नहीं। सिंपल बात यह है कि अगर आप डोमिनेंट प्लेयर हो, अगर आपकी इस प्रकार की प्रैक्टिस है जिससे किसी को भी हम लोग मार्केट एक्सेस डिनाई कर रहे हैं, उसे अब्यूज माना जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को रोको, अगर आप पूरे बाजार में किसी के भी बिजनेस करने के फ्रीडम में हिंड्रेंस क्रिएट करते हो, किसी को भी धंधा करने से रोकते हो, किसी को भी मार्केट एक्सेस डिनाई करते हो, उसको अब्यूज माना जाएगा। थर्ड केस जो है वो है राजस्थान सिलेंडर्स वर्सेस सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड वर्सेस सीसीआई। अब इसमें बहुत गंभीर मामला सामने है। इसमें बोला कि क्या कार्टेल के लिए, कार्टेल को सिद्ध करने के लिए, आपको पता है सेक्शन 3 हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, हॉरिजॉन्टल में सबसे खतरनाक जो होता है हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में होता है कार्टेल। कार्टेल मतलब जो कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर साथ में मिलकर धंधा करते हैं, धंधा का मिलकर मजाक उड़ा रहे होते हैं लोग, दो कॉम्पिटिटर हैं वो साथ में धंधा गठजोड़ बढ़ा के धंधा कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है। तो ये सवाल उठा कि क्या कार्टेल के लिए डायरेक्ट एविडेंस का होना जरूरी है क्या? जवाब में आया बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये कि पूरे विश्व में कभी भी जब कार्टेल बनते हैं, अब एक बात बताओ, अगर मेरे को पता है कि कार्टेल हिंदुस्तान में बनाना इलीगल है, मैं मेरे कॉम्पिटिटर के साथ क्या लिखित में अग्रीमेंट करूंगा क्या चल भाई धंधा करते हैं और जनता को मिलकर लूटते हैं? तो सीधी बात है कार्टेल का कभी कोई फॉर्मल अग्रीमेंट होता नहीं है। इसीलिए कार्टेल के केसेस में पक्का सबूत मिलना, डायरेक्ट एविडेंस मिलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हमें कार्टेल का डायरेक्ट सबूत मिल जाए। तो अगर कार्टेल में डायरेक्ट सबूत नहीं भी मिलेगा तो भी एंटी कॉम्पिटिटिव मान लेंगे? यस, डायरेक्ट एविडेंस का मिलना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर भी पेनल्टी लगाते हैं। इनफैक्ट 6,300 करोड़ का एक पेनल्टी जब लगा था सीमेंट कंपनियों को तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे ही लगा था। डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता चल जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन उठा, अगर कॉम्पिटिटर के बीच में अग्रीमेंट है तो हम मानते हैं कि डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव, हम मानते हैं डीम्ड कार्टेल है, हम मानते हैं डीम्ड बैड, डीम्ड कॉन्ट्रावेंशन। लेकिन यार क्या पार्टीज उसको रिब्यूट कर सकती है क्या? क्या पार्टीज अपनी तरफ से एविडेंस दिखाकर ये सिद्ध कर सकती है क्या कि नहीं हमारे बीच में कार्टेल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन 3(3) जो है हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 3(3) जब हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम आमतौर पर तो बोलते हैं इट इज डीम्ड कंसिडर्ड बैड, हम मान लेते हैं कि आमतौर पर इट इज डीम्ड बैड, हम उसको डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव मानते हैं। हालांकि जिन पार्टियों के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, जो पार्टीज होती हैं अग्रीमेंट की, वो हमेशा एविडेंस देकर ये सिद्ध कर सकती हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर पार्टीज टू कम अप विद द एविडेंस, टू लीड एविडेंस इन द केस कि भैया ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्योंकि आप सी फाइनल के बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में अगर कार्टेल हुआ है तो आपको ये अगर प्रूव करना है कि कार्टेल नहीं है, इसका एक ही सबूत आप दिखा सकते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर दो कंपनियों के भाव एकदम एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस यूजुअली विच इज प्रेजेंटेड इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि भैया हमारी कॉस्टिंग ही इस प्रकार की बैठती है कि हमको यही भाव पे बेचना पड़ता, अदरवाइज कोई दूसरा ज्यादा एविडेंस नहीं दे पाते। बट जो सवाल उठा वो ये था कि क्या पार्टीज बोल सकते हैं कि नहीं हम एविडेंस देते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं? बिल्कुल इट इज ओपन फॉर पार्टीज, पार्टीज डिफेंड कर सकती है अपने केस को। फर्दर सीसीआई वर्सेस भारतीय एयरटेल। अभी भारतीय एयरटेल के मामले में क्या हुआ, सवाल उठा। अभी हिंदुस्तान में टेलीकॉम मार्केट जो है, टेलीकॉम मार्केट को या टेलीकम्युनिकेशन ये जो सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनाई गई है। अब क्या होता है, बड़े सारी चीजें होती है जिसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। अब देखो यार, टेलीकॉम सेक्टर के लिए वी हैव TRAI, बैंकिंग सेक्टर के लिए वी हैव RBI, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनियों के लिए वी हैव इलेक्ट्रिसिटी का एक रेगुलेटर। अब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में वो पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ा जो मामला होता है उसके लिए एक सेक्टोरल रेगुलेटर हमेशा होता है। तो इस केस में ये सवाल उठा कि क्या टेलीकॉम रेगुलेशन के लिए, तो टेलीकॉम मार्केट के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो वी ऑलरेडी हैव TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी है। तो सवाल उठा
कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और टीआरएआई ये दोनों के तो थोड़े से क्लैशेस हो रहे हैं, तो हु विल प्रेवेल? तो याद रखिएगा, टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके लिए सेक्टोरल रेगुलेटर है टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब भी कोई टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ा कोई ऐसा सवाल सामने आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा जो कि टेलीकॉम क्षेत्र से खास तौर पर ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, काफी टेक्निकल मामला होगा, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई टेक्निकल मामला हुआ, तो पहले वहां टेलीकॉम रेगुलेटर जो है उसकी एक्सपर्टीज ज्यादा है उस क्षेत्र में, तो टीआरएआई रिलेटेड इशू होगा तो पहले टीआरएआई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो जांच पड़ताल करेंगे, और फिर सीसीआई जो रहेगा उसके पास सेकेंडरी ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे जियो के खिलाफ इन लोगों ने कंप्लेन कर दी थी, या जियो ने पहले भारती एयरटेल उनके खिलाफ कंप्लेन की थी, तो जो पहले टेलीकॉम मामले में जो क्षेत्र से जुड़े सवाल उठेंगे उनको पहले सॉल्व करने का, समस्या को ठीक करने का टीआरएआई के पास अधिकार होगा, एंड सीसीआई विल एंजॉय सेकेंडरी ज्यूरिसडिक्शन। हालांकि अगर कोई इशू प्योरली कंपटीशन बेस्ड इशू हुआ तो मामला सीधे सीसीआई के पास आएगा। अगर प्योरली कंपटीशन से जुड़ा मामला होगा सीधे सीसीआई विल एंजॉय द ज्यूरिसडिक्शन। तो कंपटीशन, प्योरली कंपटीशन का मामला होगा तो सीधे सीसीआई विल एंजॉय द ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई टेक्निकल, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज है टीआरएआई के सामने, फिर पहले टीआरएआई फिर सीसीआई। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। मोनसैंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। अब इसमें सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा कि भाई देखो, सेक्शन 3 में जब हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसेक्शन 5 में हम लोग देखते हैं कि हाँ, अगर कोई अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड अग्रीमेंट कर भी रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है ना। तो अपने पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को कई बार थोड़े से एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस डालने पड़ते हैं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि भाई हाँ, अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है, अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है जहां पर हमने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैंने रीजनेबल कंडीशंस लगाई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस लगाई हैं, तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में एग्जेम्पशन मिल जाता है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर मैं इंपोज करता हूं मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आई एम एंजॉयिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। अगर कोई डोमिनेंट एंटरप्राइज है वो अनफेयर कंडीशंस लगा दे रहा, अपने पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स इस पे एक बिल्कुल ही अनरीजनेबल कंडीशन इंपोज कर दे रहा, बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस चार्ज कर रहा, तो हम सेक्शन 4 इन्वोक कर सकते हैं। अगर कोई डोमिनेंट एंटरप्राइज अपने पेटेंट्स को अब्यूज करे, अपने पेटेंट राइट्स को अब्यूज करेगा, बिल्कुल अनफेयर प्राइसिंग अगर वो करेगा, उसके ऊपर बिल्कुल सेक्शन 4 में एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 3-5 जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल कंडीशन लगाए तो एग्जेम्पशन देता, आप अनरीजनेबल कंडीशन नहीं लगा सकते। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 साफ लिखा हुआ है भैया, अगर आप अनफेयर प्राइसिंग, अनफेयर कंडीशन इंपोज करोगे उसको हम अब्यूज मान लेंगे। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। इसमें समीर अग्रवाल वर्सेस सीसीआई का केस देखते हैं। समीर अग्रवाल वर्सेस सीसीआई में क्या मामला आया? इसमें सवाल बेसिकली उबर और ओला के ऊपर सवाल किए गए। ऐसा बोला गया कि यार उबर और ओला है ना, ये ना इंडिया में ड्राइवर्स लोगों के एसोसिएशन को चला रहे, और ओला और उबर जो है वो एक प्रकार के कार्टेल चला रहे हैं। ठीक है, आरोप लगा ओला और उबर के ऊपर यह आरोप लगा कि ये लोग ड्राइवर्स का एक एसोसिएशन चला रहे हैं, और ये दोनों कंपनियां आपस में सांठ-गांठ करके काम कर रही है, ये दोनों कंपनियां अंदर से मिली हुई है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुई, पता चला पहली बात तो ये कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं। पहली बात तो ये दोनों कंपनियों का कोई एसोसिएशन नहीं है, ये दोनों कंपनियां ड्राइवर्स एसोसिएशन नहीं है, बल्कि इनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ये अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से काम करते हैं। ये दोनों एक इंडिपेंडेंट कंपनियां हैं, इनके बीच किसी प्रकार का सांठ-गांठ नहीं दिखा। फर्दर एक और क्वेश्चन समीर अग्रवाल वाले केस में उठा, अगर कोई पर्सन केस से रिलेटेड नहीं है, क्या फिर भी वो सीसीआई में इंफॉर्मेशन फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है? समझ रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हुआ है किसी मामले में, क्या तो भी मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जा सकता हूं, इंफॉर्मेशन फाइल कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं किसी भी पार्टी के खिलाफ? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कंपटीशन लॉ जो है एक एडवर्सेरियल लॉ है। कंपटीशन लॉ का जब कोई उल्लंघन करता है
तो सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान नहीं होता बल्कि पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को नुकसान भुगतना पड़ता है। और एडवर्सेरियल लॉ में बिल्कुल 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 इंक्विजिटोरियल लॉ में, आई एम सॉरी, इंक्विजिटोरियल लॉ में बिल्कुल 100% कंपटीशन लॉ का उल्लंघन होता है तो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है। तो अगर कोई पार्टी को डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं भी होगी, डायरेक्टली पार्टी अगर अफेक्टेड नहीं भी होगी, तो भी वो सीसीआई जाके कंप्लेन कर सकती है। इसको आप बिल्कुल इंडियन पिनल कोड के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। भाई अगर मेरे सामने कोई मर्डर हुआ, भले वो मेरे रिश्तेदार का नहीं है, मेरे दोस्त का नहीं है, फिर भी मैं जाके पुलिस में इंफॉर्मेशन फाइल कर सकता हूँ ना कि भैया सरेआम मर्डर हुआ है, क्योंकि पूरी सोसाइटी टेरराइज हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह अगर कंपटीशन लॉ का उल्लंघन है, कोई भी व्यक्ति सीसीआई में जाकर इंफॉर्मेशन फाइल कर सकता है। सीसीआई जो है उसको पब्लिक इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7, जो केस नंबर 7 है वो है हिम्मत लाल अग्रवाल वर्सेस एंड पार्टनर वर्सेस सीसीआई। अभी यहां पर क्या हुआ था, पहले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद जब एनक्लैट में वो गए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में गए, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर आपको अपील करना है तो जितना आपको पेनल्टी हुई है उसका कुछ परसेंट पैसा जमा करना पड़ेगा। तो वैसे तो उस मामले में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आई एम जीरोइंग डाउन टू, या आई एम नैरोइंग इट डाउन टू द मेन सब्सटेंस। अब मेन सब्सटेंस इस केस का क्या है भाई? मेन सब्सटेंस ये है कि भाई एनी पर्सन हु इज अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सीसीआई मे प्रेफर एन अपील विद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। किसी को भी सीसीआई के फैसले से अगर वो सीसीआई के फैसले से उसको समाधान नहीं है तो वो ऑफकोर्स नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके अपील कर सकता है ना। तो ये जो अपील करने का अधिकार है ये अनक्वालिफाइड राइट है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल अपील सुनने के लिए सामने वाले की पार्टी के ऊपर कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकती। फर्दर एक और मामला है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई का। इस मामले में क्या हुआ, पहला क्वेश्चन जो उठा, ये एक्चुअली बहुत सारे मामलों में उठा और ये एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। अगर बच्चे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, अगर गहराई से पढ़ के ना जाए बच्चा, तो वो इधर आंसर गलत करके आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें आया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले केस में। सुनिए क्या हुआ। अब फ्लिपकार्ट के खिलाफ इंक्वायरी हुई, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जब भी कोई मामला सीसीआई के सामने आता है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते वक्त सबसे पहले सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 के तहत सीसीआई पहले तो ये देखती है, भाई पहले हमारे पास कोई केस आया तो सीसीआई सबसे पहले ये इवैल्यूएट करती है कि प्राइमा फेसी वेदर देयर इज अ केस और नॉट, क्या कंपटीशन मैटर से रिलेटेड कोई केस है भी या नहीं। तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 के तहत सबसे पहले सीसीआई देखती है प्राइमा फेसी वेदर द केस इज देयर और नॉट। ठीक है, अब 26(1) जो है ये सीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है प्राइमा फेसी कोई केस है तो वो डायरेक्टर जनरल को इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है। अगर नहीं लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा तो डीजी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती ही नहीं है। तो 26(1) में जो ये प्राइमा फेसी ओपिनियन सीसीआई फॉर्म करती है, ये सीसीआई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करती है। दिस इज नॉट अपीलेबल। आप सीसीआई के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में अगर सीसीआई ने प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाया है, उसको जाकर आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में नहीं चैलेंज कर सकते। सेक्शन 26(1) के तहत जो सीसीआई ऑर्डर देती है या सीसीआई जो भी फैसला देती है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। एनक्लैट में आप नहीं जा सकते। सीसीआई सिर्फ अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है, इस प्राइमा फेसी ओपिनियन को एनक्लैट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह हुआ कि फ्लिपकार्ट का मानना था यार सीसीआई जबरदस्ती दखलंदाजी कर रही है बिजनेस में। तो यह भी सवाल उठा क्या सीसीआई ई कॉमर्स सेक्टर के प्लेयर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? कि जवाब आया बिल्कुल कर सकती है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ई कॉमर्स क्षेत्र का कोई भी रेगुलेटर नहीं है। पूरा का पूरा जो सेक्टर है, ई कॉमर्स सेक्टर है, वो रेगुलेटेड नहीं है। तो सीसीआई बिल्कुल अपने पावर का इस्तेमाल कर सीसीआई में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये अलाउड है, परमिसिबल है, चलता है। फर्दर अब एक और केस बना उबर के खिलाफ। इसमें काफी सारे फैक्ट्स वगैरह आए, काफी सारे फैक्ट्स वगैरह पार्टियों ने दिए। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि वेदर उबर इज इंडल्जिंग इन प्रीडेटरी प्राइसिंग। आपको पता है प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको हल्का सा समझा भी देता हूं। लेकिन सवाल उठा क्या उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड क्या वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है? अब देखो यार, प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का फंडामेंटल ओवरऑल मीनिंग क्या है? भाई आज मैं इतने कम दाम में माल बेचूं,
अपने कॉस्ट से भी कम दाम में माल बेचूं ताकि बाकी सब कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए। और जब बाकी सब कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएंगे लंबे अवधि में, सब कॉम्पिटिटर अगर खत्म हो जाएंगे तो लंबे अवधि में अकेला मैं बचूंगा, और जब अकेला मैं बचूंगा तब मैं मजे लूंगा मार्केट में, तब मैं एक्सप्लॉइट करूंगा मार्केट को, है ना। अब जब भी प्रेडिटरी प्राइसिंग के मामले होते हैं हमेशा सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई आज अगर मैं फ्री में दे रहा हूं, आज अगर मैं डिस्काउंट में दे रहा हूं, आज अगर मैं कॉस्ट से भी कम में माल बेच रहा हूं, तो ये सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि 4 साल बाद 5 साल बाद मैं अकेला बादशाह बना रहूंगा, अकेला मार्केट को एक्सप्लॉइट करूंगा। इसको सिद्ध करना, इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, खास तौर पर तब जब डेटा बहुत कम हो। तो ये जब उबर के खिलाफ आरोप लगा, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं था इस बात का कि उबर जो है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रही है, और प्रीडेटरी प्राइसिंग का फैसला देने के लिए इनफ डेटा उनके पास नहीं था। मैं आपको जनरल कंडीशन बता देता हूं प्रीडेटरी प्राइसिंग को सिद्ध करने के लिए क्या क्या लगता है। नंबर 1 तो डोमिनेंट एंटरप्राइज होना चाहिए, सबसेक्शन 2 के हिसाब से अब्यूज होना चाहिए। सबसेक्शन 2 में क्लॉज ए में ही एक्सप्लेनेशन में दी हुई है प्रेडेटरी प्राइसिंग की डेफिनेशन। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले तो डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए, अब्यूज होना चाहिए। अब्यूज मतलब कैसे होगा, बिलो द कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप माल बेच रहे हो और आप इसीलिए ये कर रहे हो ताकि कंपटीशन रिड्यूस हो या एलिमिनेट हो जाए, और वो भी सिर्फ प्रमोशन के लिए कुछ समय के लिए नहीं, लंबे अवधि में आप कंटिन्यूअसली बिलो द कॉस्ट माल बेचो, तब प्रेडेटरी प्राइसिंग का केस बनता है। तो क्योंकि मटेरियल एविडेंस नहीं थे, डेटा बहुत कम आया था सीसीआई के पास, तो सीसीआई ने ऐसा माना कि उबर जो है वो प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं करती है। फर्दर जो 10वां केस है वो था सीसीआई वर्सेस थॉमस कुक का। अभी इसमें मामला कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ था, काफी सारी इसमें बातें आई, लेकिन वो सारे फैक्ट्स वगैरह जो हैं दे विल बॉइल डाउन टू वन मेजर इशू। That major issue was whether mens rea is an important ingredient of an offense under the Competition Act 2002। इसका मतलब कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत क्या यह जरूरी है कि किसी पार्टी ने जानबूझ के कानून का उल्लंघन किया हो, पर्पसली डेलिबरेटली जानबूझ के उल्लंघन किया हो? जवाब आया बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो पेनल्टी विल फॉलो, the penalty has to follow। Mens rea is not an essential ingredient of an offense। यह जरूरी नहीं है कि पार्टियों ने जानबूझकर कुछ गलत किया हो। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का श्रीराम म्यूचुअल फंड्स वर्सेस सेबी के केस में, या सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड्स के केस में, यह सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, किसी भी सिविल कानून में, सिविल एक्ट के तहत मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिविल कानून में जब भी किसी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया द पेनल्टी विल फॉलो, ठीक है। ओनली द क्वांटम ऑफ पेनल्टी कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द कॉन्ट्रावेंशन वाज इंटेंशनल और नॉट। तो मेंस रिया कॉम्पिटिशन लॉ में जरूरी है क्या, मतलब पार्टीज ने इंटेंशनली ही कॉन्ट्रावेंशन किया होगा तो ही पेनल्टी लगेगी, या बिना इंटेंशन के भी गलती हो गई तो भी पेनल्टी लगेगी? तो इट वॉज हेल्ड दैट सिविल कानून में मेंस रिया इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस। जानबूझ के किया, बिना जानबूझ के किया, कुछ भी करके कॉन्ट्रावेंशन हुआ, पेनल्टी विल फॉलो। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, मैं रास्ते से जा रहा था, सामने मैंने रेड सिग्नल देखा, मेरा ध्यान मैंने देखा नहीं, रेड सिग्नल हो गया था, सिग्नल में रेड हो गया था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं चलता गया, धीरे धीरे मैंने सिग्नल तोड़ दिया। सामने पुलिस वाला खड़ा था, उसने मुझे सामने से बुलाया। अब मैं उसको ये बोलूंगा कि अरे सर आज मैं बड़ा अच्छे मूड में था, मेरा ध्यान नहीं गया सिग्नल पे, भाई कॉन्ट्रावेंशन हुआ, पेनल्टी विल फॉलो। सिविल कानून में मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं होगा, याद रखें इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे 11 के 11 केस लॉज जो कंपटीशन लॉ में थे। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। द इंटेंशन वाज जितने भी केसेस हमने देखे, जितने भी केसेस दिए हुए हैं, उसको हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करें, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी कंपटीशन लॉ के समराइज नोट्स डालकर रखे हुए हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड ऑलवेज फाइंड आउट। कंपटीशन लॉ के मेरे पूरे समरी फॉर्म में नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जल्दी से जाइए और उसको डाउनलोड कर दीजिए। फिर से बता दूं 20% डिस्काउंट चल रहा है, 3 दिनों के लिए आपको ऑफर मिलने वाला है। ओनली फॉर 3 days दिस ऑफर इज देयर। यू कैन ऑलवेज 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 अवेल द डिस्काउंट ऑफ 20%। प्लस अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई डाउट हो रहे होंगे, अगर आप मेरा कोड नहीं यूज कर पा रहे हैं या कोई रीजन है कोड नहीं चल रहा है, तो आप मेरे पास टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टॉक टू मी रिगार्डिंग द फैसिलिटी। एडिशनल 20% अभी आपको ऑफ मिल रहा है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मेरी लॉ की बैच शुरू हो गई है, रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं और बड़े लेजेंडरी तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं।
रिस्पॉन्स जबरदस्त है। लाइव बहुत कम बच्चे देखते हैं, लाइव में उतने बच्चे नहीं आते जितने रिकॉर्डेड देखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स जितने जा रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स दिखता है ना कि कितने लोग देख रहे हैं। रिकॉर्डेड बहुत बच्चे देख रहे हैं और बहुत बच्चों का ऐसा कहना है कि सर वेरी सून विल ऑल बी लाइव। तो आ जाइए, सेकंड चैप्टर हमारा शुरू हुआ है, एक चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, बट लाइव देखेंगे तो उसका आनंद अलग है। जरूर कंसिडर करिए अगर आप नवंबर 2022 या मई 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, और जिनका भी 6D का एग्जाम है आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा इसके बारे में। एनीवे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास पूरे के पूरे नोट्स समरी फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही वो 11 केसेस थे जो CCI से रिलेटेड मामले थे। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ठीक है, तो ये जो भी केसेस थे, इसका मेन सब्सटेंस मैंने आपको बताया, मेन जो इशू है मैंने वो बताया, इंटेंशन था टाइम बचाना। अगर आपको लगता है बहुत डिटेल में करना है तो ये सेम 2 घंटे में भी किए हुए हैं, स्पेशल क्लासेस में आप जाकर देख सकते हो, वो भी फ्री है। बट क्योंकि अभी टाइम वाज ऑफ एसेंस, इसीलिए मैंने शॉर्ट में समराइज करके कंसाइज में करवा दिया। ठीक है, थैंक यू गाइस, लवली ऑडियंस। फिर मिलेंगे जल्दी से, और एक बार जाने के पहले मैं फिर बता दूं, use my code rahul108 whenever you are attending any special classes, especially whenever you are joining any course, you can join by using my code which is rahul108। थैंक यू गाइस। और भी 6D का कंटेंट आता जाएगा, फेमा के, मनी लॉन्ड्रिंग के और बिनामी ट्रांजैक्शन के, उसके भी मैं आपके पास समरी फॉर्म में नोट्स भी भेज दूंगा, और छोटे से वीडियोस में आपको पूरे के पूरे केस लॉस भी बता दूंगा। थैंक यू गाइस, लवली ऑडियंस, बाय बाय।